औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम जो है वो शुरू करने जा रहे हैं कि एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है। तो इसमें आपने क्या करना है कि एक तो आपने ये देखना है कि एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन वो क्या है, और आपकी जो एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री है वो आपकी ग्रीन केमिस्ट्री से किस तरह डिफरेंट करती है। उसके बाद जो है वो आपके एटमॉस्फेयर के अंदर, यानी कि जो आपका एनवायरनमेंट है इसके अंदर कौन कौन से सफ़ेयर जो हैं वो पाए जाते हैं, आगे उनकी एक्सप्लेनेशन आ जाती है। और बाकी जो है वो आपने ये सारी चीज़ें इनको डिस्कस करना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन क्या है। ठीक है, तो इसके अंदर दो तीन चीज़ें आ जाती हैं। एक तो ये आ जाता है कि एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री जो है वो ग्रीन केमिस्ट्री से किस तरह डिफरेंट है, और दूसरा ये है कि एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री का जो है वो ग्रीन केमिस्ट्री के साथ क्या ताल्लुक है, और अगर हम ग्रीन केमिस्ट्री को डिफ़ाइन करना चाहें तो हम किस तरह कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री जो है ये केमिस्ट्री की एक ब्रांच है, जिसके अंदर हम ये डिस्कस करते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन जो हैं वो हो रहे हैं, उन केमिकल रिएक्शंस की वजह से हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर जो इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं, और उनको हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से इफ़ेक्ट जो हैं वो हो रहे हैं। दूसरा ये कि जो केमिकल रिएक्शंस वक़ूफ़ पज़ीर हो रहे हैं उनके सोर्सेज क्या हैं, वो रिएक्शन किस तरह से हो रहे हैं, उन रिएक्शंस को कैरी किस तरह किया जा रहा है, उन रिएक्शंस के हमारी ज़िंदगी के ऊपर क्या असरात पड़ रहे हैं। ठीक है, और मज़ीद ये है कि हम इसमें डिस्कस करते हैं कि वाटर को डिस्कस करते हैं, सॉइल को डिस्कस करते हैं, एयर को डिस्कस करते हैं, और बाकी एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट जितनी भी लिविंग सिस्टम में मौजूद लिविंग थिंग्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो बाकी ये है कि अगर आप एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री को ग्रीन केमिस्ट्री के साथ रिलेट करेंगे तो आपने ये कहना है कि ग्रीन केमिस्ट्री जो है उसमें हम ये देखते हैं, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस वक़ूफ़ पज़ीर हो रहे हैं उसका जो इफ़ेक्ट हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर हो रहा है वो कम से कम हो। अब देखिए ना, एनवायरनमेंटल के अंदर आप ये पढ़ते हैं कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं आपने उसके इफ़ेक्ट को देखना है कि हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर इसका कितना इफेक्ट है। लेकिन इफेक्ट तो हो रहा है ना, आप केमिकल रिएक्शंस को तो नहीं रोक सकते। लेकिन अब इसी की एक रिलेटेड एक और टर्म है ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री में हम ये देखते हैं कि वो जो केमिकल रिएक्शन को प्रोड्यूस हो रहे हैं उनका जो इफेक्ट है वो हमने क्या करना है, रिड्यूस करना है हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर, कि जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उनका जो इफेक्ट है वो कम से कम हो। ठीक है, तो अगर आप डिफ़ाइन करना चाहते हैं एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री को तो आपने ये कहना है कि एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द सोर्सेज रिएक्शन ट्रांसपोर्ट इफेक्ट्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस विच आर टेकिंग प्लेस इन आवर एनवायरनमेंट। ओके, ये है एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री की डेफिनेशन और इसका इंट्रोडक्शन। आगे आ जाता है ग्रीन केमिस्ट्री। तो आपने ये कहना है कि ग्रीन केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री विच इज़ रिलेटेड टू एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री इन विच वी रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस विच आर टेकिंग प्लेस इन आवर एनवायरनमेंट। जी, तो अब जो है ना 1.2 के अंदर हमने ये डिस्कस करना है कि एनवायरमेंटल टर्मिनोलॉजीज़। ठीक है, कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर कितनी टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं वो पाई जाती हैं। ठीक है, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है वो है एरोसोल। उसके बाद आती है एंटी नॉकिंग कंपाउंड्स। उसके बाद आता है एक्वीफायर, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, कंजर्वेशन, और उसके बाद आता है कंटेमिनेंट, साइक्लोन, डेसिबल, डीनाइट्रिफिकेशन, ड्राई आइस, एफ्लुएंट, एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, और एडिशन हो गया, फॉसिल फ्यूल हो गया, हैजार्डस वेस्ट हो गया, हमस हो गया, और इसके बाद आपने ऑयल स्लिक को डिस्कस करना है, प्लूटन के बारे में बताना है, पिच ऑफ साउंड क्या होती है, रिसोर्स रिकवरी क्या है, रिसेप्टर्स क्या होते हैं,
और सिंक क्या है, सोर्स ऑफ पोल्यूशन वो क्या है, ट्रांसफॉरेंटियर पोल्यूशन क्या होती है, विल्ड वाइफ वो क्या चीज़ है। ठीक है, तो इन सब को हमने वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है वो आ जाते हैं अपने पहली टर्मिनोलॉजी जो है वो है एरोसोल। ठीक है, तो अब आपको पता होगा कि एरोसोल क्या होते हैं। ठीक है, असल में एरोसोल आपके पास ये होते हैं कि कोई भी आपके पास जितने भी सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं उसको अगर आप क्या करते एक गैसेस मीडियम के अंदर डिस्पर्स कर देते हो। ठीक है, जितने भी आपके पास कोई भी सॉलिड पार्टिकल हो सकते हैं, लिक्विड पार्टिकल्स हो सकते हैं, अगर आप उसको एक गैस फेस के अंदर डिस्पर्स कर दो तो उसको हम कहते हैं एरोसोल। दूसरे नंबर पे आ जाता है, अब अगर एरोसोल की अगर आप एग्जांपल देखोगे तो उसमें डस्ट आ जाता है, स्मोक आ जाती है, मिस्ट आ जाता है, हेज आ जाता है, क्लाउड्स आर द एग्जांपल ऑफ एरोसोल। उसके बाद आता है एंटी नॉकिंग कंपाउंड। अब एंटी नॉकिंग कंपाउंड जो हैं आपके पास जितने भी कंपाउंड होते हैं, ये कंपाउंड हम क्या कहते हैं कि हमारे जितने भी जो है ना, क्या नाम है, हमारे जितने भी हम इसको ना एज अ फ्यूल प्रिवेंट के तौर पर यूज़ करते हैं। जी, तो एयरसोल का आपको पता चल गया कि एयरसोल क्या होता है, कि जब आप क्या करते हो किसी भी सॉलिड या लिक्विड पार्टिकल्स को आप क्या करते हैं कि जब गैसेस फेस के अंदर जब आप डिस्पर्स कर देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, एयरसोल कहते हैं। ठीक है, अब आपके पास क्या होता है कि एयरसोल जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं डिस्पर्शन टाइप एयरसोल और दूसरा जो आपके पास होता है कंडेंसेशन टाइप एयरसोल। ठीक है, अब जो आपके पास होती है ना डिस्पर्शन टाइप एयरसोल, इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें आपके पास जो सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं उनको आप सस्पेंड कर देते हैं। ठीक है, किसी भी गैसेस फेस के अंदर। ठीक है, और जबकि आपके पास जो कंडेंसेशन टाइप होती है उसमें ये होता है कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स जो क्या करते हैं कि वो आपस में मिलते हैं, आपस में मिल के क्या होते हैं, कंडेंस होते हैं और एक बड़ा पार्टिकल बनाते हैं जिसे हम क्या करते हैं कि गैसेस फेज के अंदर हम डिस्पर्स कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास हो गई एरोसोल की। अब जो दूसरा आपके पास आता है वो होता है एंटी नॉकिंग कंपाउंड्स। अब एंटी नॉकिंग कंपाउंड जो हैं ये वो होते हैं कि जिनको हम क्या करते हैं कि जो हमारा फ्यूल जो हम गाड़ियों के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो असल में हम ये कंपाउंड इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि ये जो हमारी गाड़ियों की एफिशिएंसी होती है, जो गाड़ियों के इंजन की एफिशिएंसी होती है उसको बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं बुक में क्या लिखा हुआ। वो कहता है कि द सब्सटेंसेस एडेड इन अ पेट्रोल, ये हम क्या करते हैं कि जो हमारा फ्यूल जो हम यूज़ कर रहे होते हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं, इनको ऐड कर देते हैं विद अ व्यू टू प्रिवेंट नॉकिंग। क्यों करते हैं, क्योंकि हमें नॉकिंग से हिफाजत करनी होती है। आर नोन एज द एंटी नॉकिंग एक्टिविटीज़, दे आर यूज इन इंटरनल कम्बस्टन इंजन। जितने भी आपके पास इंटरनल कम्बस्टन इंजन होते हैं उनके अंदर हम क्या करते हैं कि जितने भी आपके पास एंटी नॉकिंग सब्सटेंस होते हैं उनको हम फ्यूल में डाल के उसके अंदर डाल देते हैं। ये क्या करते हैं कि ये हमारे इंजन की एफिशिएंसी को बेहतर बनाते हैं और जो इंजन से हमारी आवाज़ आती है उसको कम करते हैं, जो नॉक आती है, जो नॉक प्रोड्यूस होती है, ये उसको कम करते हैं। ठीक है, तो इसकी जो आपके पास जो मिसाल है उसमें आ जाता है टेट्रा इथाइल लेड, ये भी आप यूज़ कर सकते हो और तकरीबन ये यूज़ किया जाता है। उसके बाद आपके पास आता है एक्वीफायर। ठीक है, एक्वीफायर में आप क्या करते हो कि वो कहता है कि असल में एक्वीफायर ये होता है कि अब जो आपकी अर्थ है ना, तो अब आपकी अर्थ के नीचे में क्या होती हैं, लेयर्स होती हैं। ठीक है, लाइक की अर्थ की क्या होती है, नीचे लेयर्स होती हैं। ठीक है, अब उन लेयर्स के दरमियान जो पानी का फ्लो होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्वीफायर कहते हैं। पढ़ लेते हैं क्या कहता है कि वो कहता है कि एन एक्वीफायर इज़ अ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन थ्रू विच वाटर कैन परकुलेट। के क्या होता है कि आपकी जो अर्थ होती है, अर्थ के नीचे जो अर्थ की लेयर होती हैं, उन लेयर्स के दरमियान जो आपका वाटर है वो परकुलेट होता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं एक्वीफाई, और ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है वो होती है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। एक होती है आपके पास केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जिसको हम लिखते हैं COD, और एक होती है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जिसको हम लिखते हैं BOD। तो इसमें होता ये है कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ये होती है कि आप जो आपके पास जितने भी आपके जो ऑर्गेनिक वेस्टेज होती हैं, या जितने भी आपके पास डोमेस्टिक वेस्ट होता है या इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, या उसके बाद जो एग्रीकल्चरल वेस्ट होता है, जब वो वाटर के अंदर शामिल होता है तो उसके अंदर आपके पास क्या होती हैं, ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। ठीक है, अब वाटर के अंदर आपके पास क्या होती है कि BOD भी होती है, COD भी होती है और साथ में DO भी होती है जिसे हम कहते हैं डिसॉल्व ऑक्सीजन। अब जब क्लियर वाटर के अंदर ये जो वेस्ट होता है, ये जिसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, ये जब दाखिल होता है तो उस वक्त क्या होता है कि वो जो क्लियर वाटर के अंदर मौजूद जो बैक्टीरियाज हैं वो क्या करते हैं, वो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड में
हमें क्या चाहिए होता है कि वो जो पानी के अंदर बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं कि जो ऑर्गेनिक मैटर उसमें मिला होता है उसको क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। तो जब वो उनको डिकम्पोज करते हैं तो उन्हें डिज़ोल्व ऑक्सीजन जो वाटर के अंदर मौजूद होती है वो क्या करते हैं, उसको यूटिलाइज़ कर देती हैं, जिसकी वजह से पानी में डिज़ोल्व ऑक्सीजन का लेवल जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो एक्वेटिक लाइफ है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाती है। ठीक है, बीओडी में हम क्या करते हैं कि जैसे ही ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो जब पानी के अंदर दाखिल होता है तो फिर क्या होता है कि पानी के अंदर मौजूद जो बैक्टीरिया होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो क्या करते हैं कि पानी के अंदर मौजूद जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन होती है उसको यूटिलाइज़ करके क्या करते हैं, इनको डिकम्पोज कर देते हैं, जिसकी वजह से डिज़ोल्व ऑक्सीजन का लेवल जो है वो कम हो जाता है। इसके बरअक्स अगर हम CO2 की बात करते हैं तो CO2 में ये होता है कि जो ऑर्गेनिक मैटर जो पानी के अंदर जाता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उस क्लियर वाटर के अंदर हम कुछ ना कुछ ऑक्सीडाइजिंग जो केमिकल्स होती हैं, लाइक आप उसको कह दो कि पोटाशियम डाइक्रोमेट वो हो गया और KMnO4 वो हो गया, और भी बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग केमिकल एजेंट होते हैं, हम उनको क्या करते हैं, डाल देते हैं। तो वो क्या होता है कि वो जितने भी केमिकल एजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऑर्गेनिक मैटर जो है उसको ऑक्सीडाइज करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है कंजर्वेशन। अब कंजर्वेशन में आपके पास क्या होता है कि वो कहते हैं कि द रिसोर्सेज एंड स्पेस अवेलेबल ऑन अ प्लेनेट अर्थ आर लिमिटेड, दे मे बी natural or man-made. Conservation of the environment implies the use of these resources by all living beings in a planned and organized manner. असल में ये जो कंजर्वेशन होती है, ये इसमें क्या है कि ये ग्रीन केमिस्ट्री से रिलेटेड है, क्योंकि हम ग्रीन केमिस्ट्री में ये स्टडी करते हैं ना कि जितने भी हमारे एनवायरमेंटल के अंदर हमारे एनवायरमेंट के जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनका जो हमारे एनवायरमेंट के ऊपर इफेक्ट हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, उनके इफेक्ट को कम करते हैं, तो ये डिस्कस करते हैं। तो ये कंजर्वेशन में भी ये होता है कि हमने जितने भी केमिकल रिएक्शन जो एनवायरमेंटल के अंदर हो रहे हैं या इंडस्ट्रीज के अंदर हो रहे हैं, ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या आ जाता है, डीनर्टिफिकेशन आ जाती है। ठीक है, कि डीनर्टिफिकेशन के अंदर क्या होता है। ठीक है, अब इसमें वो कहता है कि दिस इम्प्लाइज द ब्रेक डाउन ऑफ द नाइट्रेट्स बाय द सर्टेन सोइल बैक्टीरिया, कॉन्सिक्वेंटली द फ्री नाइट्रोजन इज रिलीज्ड। क्या होता है कि वो कहता है कि जितने भी आपके पास नाइट्रेट्स होती हैं, जब आप क्या करते हो, उनकी ब्रेक डाउन करते हो। ठीक है, उनकी ब्रेक डाउन कौन करता है कि उनकी ब्रेक डाउन जो है आपके पास सोइल होती है, सोइल। अब सोइल, आप यहाँ पे एक और टर्मिनोलॉजी है सोइल। सोइल क्या होता है कि सोइल असल में आपके पास ये होती है कि आपकी अर्थ। अब सोइल की जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो होते हैं, उसमें आपके पास एयर भी आ जाती है, उसमें आपके पास वाटर भी आ जाता है, उसमें आपके पास इनऑर्गेनिक मैटर भी आ जाता है, उसमें आपके पास ऑर्गेनिक मैटर भी आ जाता है। और सोइल जो होती है उसमें तकरीबन 95% जो है वो आपके पास इनऑर्गेनिक मैटर होता है, जबकि उसमें 5% जो है वो ऑर्गेनिक मैटर होता है। ठीक है, तो अब सोइल के अंदर मौजूद जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो जो आपके पास नाइट्रेट्स आपकी होती हैं ये उनकी ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, जब नाइट्रेट्स की ब्रेक डाउन होती है तो वहाँ पे आपके पास क्या होता है कि फ्री नाइट्रोजन रिलीज होती है। उसके बाद आपके पास आ जाता है ड्राई आइस। ठीक है, ड्राई आइस क्या किसे कहते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास सॉलिड फॉर्म के अंदर होती है उसे हम क्या कहते हैं, ड्राई आइस। ये तकरीबन इसका जो टेम्परेचर होता है वो मेरे ख्याल में लगभग -78.5 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है तकरीबन। उसके बाद आपके पास आता है एफ्लुएंट। अब जो असल में ना ये एफ्लुएंट जो टर्मिनोलॉजी है ये आपके पास पोल्यूटेंट से ही निकली है। ठीक है, ये भी एक किस्म के पोल्यूटेंट होते हैं या टॉक्सिक केमिकल होते हैं जो क्या करते हैं कि वाटर की क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद आपके पास क्या आता है कि एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड। अब ये जो आपके पास क्या होते हैं कि एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड जो ये हमें क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं कि हम मेजर कर सकते हैं कि इस पानी में CO2 का लेवल क्या है, डिज़ोल्व ऑक्सीजन का लेवल क्या है और BOD का लेवल क्या है। ठीक है, इसमें एयर की कितनी कंसनट्रेशन है, वाटर की कितनी है और बाकी अदर जो आपके पास जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कितने हैं। ठीक, उसके बाद आपके पास आती है ओरिजिन। अब जो आपके पास क्या होती है, इट इज़ द एक्शन ऑफ द वाइंड एयर एंड आइस ऑन द रॉक्स। असल में आपके पास क्या होता है कि आपकी जितनी भी चट्टानें होती हैं या आपके पास जो आप कह लें कि ढलवान होती हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है कि जब जो इरोजन है वो दो तीन तरह से होती है। एक इरोजन ये होती है कि उनके ऊपर से पानी गुजरता है, तो जब उनके ऊपर से पानी गुजरता है तो वो क्या करता है कि वो जो आपके पास आपकी रॉक्स होती हैं वो उनकी ब्रेक डाउन हो जाती है। ठीक है, एक तो ये होती है इरोजन, दूसरी होती है हवा के नतीजे में। जब हवा तेज़ चलती है तो चट्टानें आपस में टूट जाती हैं, तो जब वो टूटती हैं तो एक एक रीजन ये होती है।
उसके बाद आपके पास आता है फॉसिल फ्यूल। अब सबको पता होगा कि फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं, कि आपकी ज़मीन के अंदर जितने भी पुराने आपके प्लांट्स आ जाती हैं, उसमें डेड एनिमल्स आ जाती हैं, उसमें डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो बड़े होते हैं, कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो वो जब आप क्या होता है कि आपकी ज़मीन के अंदर जो है वो जब दफन होते हैं, तो फिर क्या होते हैं कि जो ज़मीन के अंदर मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उनको डिकम्पोज करते हैं। तो जब उनको डिकम्पोज करते हैं तो उनसे हमें बहुत सारे काफ़ी जो हमारे काम की चीज़ें हैं वो हमें हासिल हो जाती हैं, ठीक है। उसके पास आपके पास आ जाता है कि हज़ार्डस वेस्ट। आप जितनी भी आपके अंदर क्या नाम है लेबॉर्ट्रीज़ हैं, लेबॉर्ट्री में जो काम बाहर होता है, जो आप सिंथेसिस कर रहे होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जितनी भी आपकी ऑर्गेनिक सिंथेसिस हो रही होती हैं, जितनी भी आपके पास ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं, ठीक है, जब आपका जो एक्सपेरिमेंट जब कंप्लीट होता है तो आप क्या करते हैं कि वो जो बाद में आपके पास जो केमिकल्स बचते हैं आप उनको क्या करते हो, वेस्ट करते हो, ठीक है। वो आपके केमिकल क्या होते हैं, टॉक्सिक होती हैं। और वो टॉक्सिक केमिकल जब क्या होते हैं लेबॉर्ट्री से होते जाते जाते, ठीक है, पाइपलाइन से होते होते जब वो क्लियर वाटर के अंदर मिलते हैं, ठीक है, क्लियर वाटर के अंदर जब वो मिलते हैं तो जब हम उस क्लियर वाटर को यूटिलाइज़ करते हैं फॉर ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए, तो क्या होता है कि वो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है, ठीक है। वो हार्मफुल इफेक्ट जो है वो हमारी हेल्थ के ऊपर प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है हमस। तो हमस क्या होता है, वो कहता है कि इट इज़ अ कम्प्लेक्स एंड डिकम्पोज ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ द सोइल। इट इज़ अ डार्क ब्राउन इन अ कलर। Humus is a source of the mineral salts which are subsequently used in the photosynthesis by the plants। क्या होते हैं कि जिनका कलर जो होता है वो आपके पास क्या होता है, डार्क। ये डार्क कलर के होते हैं। असल में ये क्या होता है कि ये भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिक कंपोनेंट जब आपस में जुड़े होते हैं तो जब वो जुड़ते हैं तो उनके एक डार्क सा कलर बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हमस कहते हैं। उसके बाद आपके पास क्या होता है, ऑयल स्लिक, ठीक है। ये क्या होता है कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि जब अब आप देख लें कि जितने भी आपके कंट्रीज़ हैं, कंट्रीज़ में क्या होती है कि जो आपका ऑयल है, ठीक है, वो ऑयल की ट्रांसपोर्टेशन होती है, ठीक है, और वो बहरी जहाज़ों के ज़रिए होती है और समुद्र में होती है। तो क्या होता है कि बाज़ दफ़ा जब बहरी जहाज़ क्या करते हैं कि वो ऑयल के टैंकों को लेके जा रहे होते हैं या लेके आ रही होती हैं, तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि ऑयल के टैंक के अंदर खुदा न खास्ता कोई लीकेज आ जाती है, तो वो जो ऑयल होता है वो क्या होता है कि पानी की सरफेस के ऊपर जमा हो जाता है, ठीक है। अब वो पानी की सरफेस के ऊपर क्या करता है, एक लेयर सी बना लेता है। जब वो लेयर बना लेता है तो क्या होता है कि सूरज से आने वाली जितनी भी आपकी रोशनी की जो शुआएँ हैं वो पानी के अंदर तक नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से उसके नीचे जो प्रेजेंट जो एक्वेटिक लाइफ होती है वो इफेक्ट होती है, ठीक है। यानी कि जितने भी आपके पास जो मछलियाँ हैं या जितने भी पानी के अंदर रहने वाले जीव्स हैं या जितने भी पानी के अंदर रहने वाले जानवर हैं वो बेचारे मर जाते हैं। उसके बाद आपके पास प्लूटन का आपको पता ही होगा, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारी वाटर की क्वालिटी को क्या करते हैं, ख़राब करते हैं। और जब वो ख़राब वाटर हम पीते हैं तो वो हमारी हेल्थ के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद आता है पिच ऑफ साउंड, कि साउंड की पिच क्या होती है। अब इसमें ये है, असल में ये साउंड की एक किस्म की खसूसियत है जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं कि हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि आपके पास जो है ना ज़्यादा आवाज़ और ज़्यादा पतली आवाज़, ज़्यादा भारी आवाज़ में हम क्या कर सकते हैं, फ़र्क कर सकते हैं, ठीक है। अगर पिच साउंड की ज़्यादा होगी तो वो आपके पास भारी आवाज़ होगी, यानी कि भारी साउंड होगी, ठीक है। अगर पिच कम होगी तो वो क्या होगी, जिससे आप लोग कहते हैं कि ये आवाज़ जो है ये पतली आवाज़ है या कम आवाज़ है। उसके बाद आपके पास क्या होता है कि रिसोर्स रिकवरी। इसमें क्या होता है कि द implies the extraction of the beneficial items out of the waste materials, ठीक। इसमें हम क्या करते हैं कि जितने भी आपके पास आपके वेस्ट मटेरियल होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, उनमें से एक्सट्रैक्शन जो हैं वो अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास रिसेप्टर आ जाता है, ठीक है। इनमें क्या होता है कि रिसेप्टर जो है असल में हम इसलिए यूज़ करते हैं कि ये हमारी प्रोटॉन जितने भी होते हैं, ठीक है, वो ये उनको इफेक्ट करते हैं। ह्यूमंस whose eyes smart from the oxidants in the atmosphere are receptors। और वो कहते हैं कि इंसानों की जो आंखें हैं ये क्या है, एक रिसेप्टर की तरह काम करती हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो आपकी आइज़ का रेटिना होता है, रेटिना के अंदर आपके पास रॉड सेल्स होते हैं जो कि कोन शक्ल के भी होते हैं, ट्रायंगल शेप की भी होती है। वो क्या करते हैं कि वो एज अ रिसेप्टर काम करते हैं कि सूरज से आने वाली रोशनी को आप वो क्या करते हैं, रिसेप्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपके रेटिना के ऊपर क्या बनता है, जाके इमेज बनता है। और वो इमेज जो है वो नैरो सेल्स के ज़रिए आपके वो मैसेज की सूरत के अंदर आपके दिमाग तक पहुंचता है और फिर आपका दिमाग जो है वो आपको उसकी पिक्चर दिखाता है। उसके बाद आपके पास आ जाता है सिंक। सिंक असल में जो आपके पास जितनी भी वेस्ट चीज़ें होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सिंक कहते हैं। सोर्स ऑफ पोल्यूशन, आप पोल्यूशन के सोर्सेज का आपको पता होगा कि इंडस्ट्रियल
वेस्ट जो है वो भी इसका पोल्यूशन है, ठीक है। एग्रीकल्चरल वेस्ट में वो भी इसका सोर्स है, और बाकी जितने भी आपके पास डोमेस्टिक वेस्ट होती हैं, या जितने भी आपके पास लेबॉर्ट्रीज़ के वेस्ट होती हैं, ठीक है, या न्यूक्लियर वेस्ट होती हैं, जितनी भी चीज़ें हैं ये आपके पास क्या होती हैं, पोल्यूशन के सोर्स होती हैं, ठीक है। अब ये तो वाटर पोल्यूशन के सोर्स की बात कर रहा है, इसी तरह एयर की पोल्यूशन भी होती है, ठीक है, सोइल की पोल्यूशन भी होती है, तो वो अलग अलग तरीक़ों से होती है। उसके बाद आपके पास आ जाता है Transfrontier pollution. This type of the pollution is a multinational incorrect. The pollutants produced in a country of the origin travel to the other country. इसमें ये होता है कि इसमें असल में आप देखें ना कि जो आपका जो समंदर है, ठीक है, वो पता नहीं कितनी कंट्रीज़ को लिंक करता होगा। फॉर एग्जांपल वो एक कंट्री को लिंक करता है, एक से ज़्यादा कंट्रीज़ को लिंक करता है, दो कंट्रीज़ जो हैं वो उनसे वो आपके जो क्या है जो समुद्र है वो गुजर रहा है, ठीक है। अब एक कंट्री में क्या है कि वाटर के अंदर क्या पोल्यूटेंट शामिल हो गए हैं, तो फिर वो दूसरी कंट्रीज तक पहुंच जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसफ्रंटियर पोल्यूशन। फिर आपके पास आ जाती है विल्ड लाइफ। विल्ड लाइफ में क्या होता है कि दीज लैंड्स आर अनडिस्ट्रीब्यूटेड ब्रीडिंग ग्राउंड्स इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट विल्ड लाइफ। पब्लिक एक्सेस इज़ लिमिटेड। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द फॉरेस्ट एंड एनिमल प्रोड्यूस इज़ प्रोहिबिटेड। इसमें ये होता है कि अब आपको पता है कि अभी जो निज़ाम चल रहा है मेरे ख्याल में, तो इधर मैं देखता हूँ तो पता ही क्या होता है कि लोग जो हैं वो धड़ाधड़ जंगलात में जाते हैं, जंगलात से लकड़ियाँ काटते हैं, लकड़ियाँ काट कर उनको फिर क्या करते हैं, फ़रोख्त कर देते हैं। फ़रोख्त करते हैं तो फिर वो लकड़ियाँ जो है फर्नीचर वालों के पास पहुँच जाती हैं, घरों घरों में जलाई जाती है। मुख्तलिफ़ किस्म के पर्पज़ के लिए वो क्या करते हैं, जंगलात की लकड़ी को इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ये बहुत ही गलत बात है कि आप जंगलात की लकड़ी को काटते हैं, या जंगलात नहीं, आप क्या चाहे इस क्या नाम है दुनिया के ऊपर, ज़मीन के ऊपर जितने भी पौधे हैं उनको काटना नहीं चाहिए, बल्कि आपका हक बनता है कि आप पौधे लगाएं। क्यों? क्योंकि आप देखें ना, वो जब पौधे काटेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे ऑक्सीजन जो है उसकी मकदार बढ़ जाएगी, जबकि आपके पास ऑक्सीजन जो है उसकी मकदार कम होगी, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार जो है वो बढ़ जाएगी। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार बढ़ेगी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी कि सूरज से आने वाली जो रिफ्लेक्टेड बैक रेडिएशन जो ज़मीन से टकरा कर वापस की तरफ जाती हैं, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि पौधों के काटने की वजह से ऊपर एटमॉस्फेयर के अंदर जमा हो गई है, वो क्या करती है कि जब सूरज से रेडिएशंस आके ज़मीन को टकराती हैं, जब वो ज़मीन से टकरा कर वापस बैक होती हैं, तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड उसने ऊपर एक वो तकरीबन उनकी इसकी कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होती है, तो उसने ऊपर एक लेयर बनाई होती है, ठीक है। वो जो बैक क्या नाम है रिफ्लेक्ट रेडिएशंस होती हैं वो वापस नहीं जा पाती, जिसकी वजह से हमारा जो टेम्परेचर है ज़मीन का वो बढ़ जाता है। अब ज़मीन के ऊपर टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है कि ज़मीन के नीचे भी टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो इसी वजह से ये गर्मी जो है इसकी शिद्दत जो है बहुत ज़्यादा होती है, और गर्मी में बहुत ज़्यादा शिद्दत आ जाती है, और मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है। तो कोशिश किया करें कि आप पौधे ना काटें, प्लांट्स ना काटें, बल्कि क्या किया करें कि पौधे लगाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, कोशिश किया करें। अब आपके पास आता है एनवायरमेंटल एंड इट्स सेगमेंट्स, कि हमारा जो एनवायरमेंट है इसमें कौन कौन से सेगमेंट्स जो हैं वो पाए जाते हैं। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से सेगमेंट्स हैं और इनमें क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तो वो थोड़ा सा एनवायरनमेंट के बारे में बता रहा है कि ये जो एनवायरनमेंट का लफ्ज़ है ये एक फ्रेंच वर्ड एनवायरोनिया से निकला है, की फॉर्म में निकला है, जिसका मतलब होता है सराउंड। असल में ये आपके पास एनवायरनमेंट हम किसको कहते हैं, एनवायरनमेंट कहते हैं कि हवा का मौजूद एक गिलाफ होता है, ठीक है। उन्होंने अब जो फ्रांसीसी थे उन्होंने क्या किया था, वो जो फ्रांसीसी साइंटिस्ट थे उन्होंने इसके ये जो हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर जो गैसेस का एक गिलाफ मौजूद है, उन्होंने इसको ख़ास नाम दे दिया, जिसका नाम क्या था कि एनवायरोनिया, ठीक है। फिर उसके बाद में इसमें एडवांसमेंट आती गई यहाँ तक कि मतलब किस्म के साइंटिस्ट ने इसको स्टडी किया, एयर पोल्यूशन को निकाला, उसके बाद वाटर पोल्यूशन को निकाला, फिर उसके बाद ओजोन लेयर डिप्रेशन उन्होंने फाइंड कर ली। तो बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आती गई। तो हमने वो जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने हमें ये जो नाम दे दिया, तो ये नाम एनवायरनमेंट की शक्ल में उन्होंने हमें दे दिया, ठीक है। असल में ये लफ्ज़ जो था वो कहाँ से निकला था या किस फॉर्म में निकला था, तो वो था एनवायरोनिया, ठीक है। अब आपके क्या होता है, वो कहता है कि आपका ये जो एनवायरनमेंट है इसके अंदर आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म भी आपके पास पाए जाते हैं, जबकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, ठीक है। और ये जो है ये
हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर जाते हैं, ठीक है। बहुत दफ़ा ये होता है कि जब पोल्यूशन ज़्यादा होती है तो बहुत दफ़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो उसमें उनका बहुत ज़्यादा किरदार इसमें शामिल होता है, ठीक है। जबकि नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो भी इसको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर जाती हैं, ठीक है। तो बाकी आगे चलते हैं। असल में मैं आपको ना इसका कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ठीक है। ये जो बुक मैं यूज़ कर रहा हूँ आपके लिए, आपको गाइड करने के लिए, इस बुक में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो एक्स्ट्रा लिखी हुई हैं, ठीक है। तो हमने एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं पढ़नी, मैं जस्ट आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या है, कि आपको चीज़ों का पता चल जाए, कि आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ये फ़लाँ चीज़ होती क्या है, ठीक है। तो खैर हमने जब ये बुक पढ़ी तो हमें तो बहुत ज़्यादा मुश्किल उठानी पड़ी, लेकिन मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं कॉन्सेप्ट बताऊँ, मैं आपको एक्स्ट्रा और फजूल जो चीज़ें हैं वो आपको ना बताऊँ, ताकि जो है वो आपके माइंड के अंदर इन चीज़ों का जो कॉन्सेप्ट हो वो क्लियर हो, ठीक है। तो खैर खैर वो यहाँ पे ना एनवायरनमेंट के बारे में ही बता रहा है कि एनवायरनमेंट जो है ये असल में क्या है, एक सराउंडिंग होती है जिसमें बहुत सारी किस्म की गैसेस पाई जाती हैं, और इन्होंने हम एक गिलाफ की शक्ल में हमारे जो अर्थ है उसको हम घिरा होता है, ठीक है। तो एनवायरनमेंट के बारे में यही बता रहा है, ठीक है। बाकी इसमें वो कह रहा है कि ये बायोटिक फैक्टर जो होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, और ये बायोटिक वो होते हैं जो नॉन लिविंग होते हैं, जबकि बायोटिक फैक्टर्स वो होते हैं जो लिविंग होते हैं, ठीक है। अब हम इनको डिटेल से डिस्कस करते हैं कि हमारे पास ये बायोटिक कंपोनेंट कौन से होते हैं, बायोटिक कौन से होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ए बायोटिक कंपोनेंट्स को। वो कहते हैं कि दीज आर अ नॉन लिविंग कंपोनेंट्स दैट इन्फ्लुएंस पॉपुलेशन साइज एंड द एनवायरनमेंट। एग्जांपल ऑफ ए बायोटिक फैक्टर्स आर टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटी, मॉइस्चर, ठीक है। वो कहते हैं कि जितने भी आपके पास नॉन लिविंग फैक्टर होते हैं उसमें आपके पास आपका टेम्परेचर आ जाता है, आपकी इंटेंसिटी आ जाती है, ठीक है, आपका मॉइस्चर आ जाता है, और उसके अलावा आपका वाटर लेवल आ जाता है, ठीक है। एयर करंट्स आ जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल आ जाता है, पीएच ऑफ द वाटर ये आ जाती है, और सोइल की पीएच कितनी है, जितने भी ये आपके पास हैं ये आपके पास ए बायोटिक फैक्टर होते हैं जो क्या करते हैं आपके एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद आपके पास क्या होते हैं बायोटिक फैक्टर, उसमें आपके पास क्या क्या होते हैं, वो भी क्या करते हैं कि वो भी आपके एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। उसमें जितने भी आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें आपके पास प्लांट्स आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाती हैं। तो ये जितने भी हैं उनको हम क्या कहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म और बायोटिक फैक्टर्स। उसके बाद अब आप देखें कि एनर्जी कंपोनेंट में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। वो कहते हैं कि द एनर्जी कंपोनेंट्स आर इन्वॉल्व इन बोथ द बायोटिक एंड ए बायोटिक कंपोनेंट्स एंड द अट्रैक्शन बिटवीन देम। अब एनर्जी कंपोनेंट्स में हम किसको डिस्कस करते हैं कि हमारे जो बायोटिक फैक्टर्स और ए बायोटिक फैक्टर्स जो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर पाए जाते हैं उनके दरमियान जो एक रिलेशन होता है, एक जो ताल्लुक है, वो हमें कौन बनाता है, वो बनाता है एनर्जी फैक्टर, ठीक है। इसी से हम क्या करते हैं, इनको डिस्कस कर पाते हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि आपका एनवायरमेंटल सेगमेंट्स, ठीक है। एनवायरमेंटल सेगमेंट्स कितने हैं, कौन कौन से हैं, और इनमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो मेनली जो यहाँ पे लिखे हुए हैं वो तकरीबन 4 एनवायरमेंटल सेगमेंट्स हैं। पहले का नाम है लिथोस्फीयर, उसके बाद आपके पास आता है हाइड्रोस्फीयर, उसके पास आपके पास आता है एटमोस्फीयर, और उसके बाद आपके पास आता है बायोस्फीयर, ठीक है। अब आपके एनवायरनमेंट की सबसे ऊपर वाली लेयर जो सन के करीब होती है उसे हम क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। कहते हैं कि लिथोस्फीयर को ओजोन लेयर भी कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे ओजोन मौजूद होती है, और वहाँ पे ओजोन की डिप्लेशन भी होती है, और वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचा हुआ होता है, इसलिए हम उसको कहते हैं लिथोस्फीयर या ओजोनोस्फीयर। उसके बाद आपके पास आ जाता है हाइड्रोस्फीयर। अब आपकी अर्थ के ऊपर तकरीबन कहते हैं कि 100% वाटर में से तकरीबन 97.5% वाटर जो है वो तकरीबन पीने के काबिल नहीं है, ठीक है। तो उनमें से क्या होता है कि वो पीने के काबिल नहीं है, हालांकि उसके अलावा बाकी 0.3% वाटर जो है उन उसमें से भी मेरे ख्याल में 0.2% वाटर जो है वो तकरीबन 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 इसमें आ जाता है, आइस कैप्स की शक्ल में पाया जाता है, पोलर आइस कैप्स हो गया, या ग्लेशियर्स की शक्ल में पाया जाता है, या झीलों और नदियों की शक्ल में पाया जाता है। बाकी 0.1% वाटर जो है वो फ्रेश वाटर होता है और वो पीने के काबिल होता है, ठीक है। तो बाकी वाटर जो है वो पीने के काबिल नहीं होता। अब हाइड्रोस्फीयर से ये मुराद है कि आपकी अर्थ के ऊपर जितना भी वाटर है, ठीक है, वाटर बॉडीज़ हैं, उसमें आपके पास ओशंस आ जाते हैं, उसमें आपके पास रिवर आ जाते हैं, स्ट्रीम्स आ जाती हैं, ठीक है, नदी नाले आ जाते हैं, पोलर आइस कैप्स आ जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा आपके पास ग्लेशियर्स आ जाती हैं, ठीक है। तो हाइड्रोस्फीयर के अंदर ये जितनी भी आपके पास वाटर बॉडीज़ हैं ये पाई जाती हैं, सही है।
उसके बाद आपके पास आता है एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि गैसेस ने क्या, मैंने आपको पहले भी बताया कि एटमॉस्फेयर क्या है, कि ये गैसेस का एक गिलाफ है, ठीक है, जो क्या करता है कि जो हमारे जितने भी हमारा जो टेम्परेचर है अर्थ उसको मेंटेन करता है, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारा जो क्या नाम है, जो सूरज से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस होती हैं ये उनको भी रोकते हैं, ठीक है। उनको रोक कर ये क्या करते हैं कि हमें मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से निजात देते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है कि बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में क्या होता है, बायोस्फीयर में ये होता है कि जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे बायोस्फीयर के अंदर पाए जाते हैं, और ह्यूमन जो हैं ये भी बायोस्फीयर के अंदर पाए जाते हैं, और बाकी जितने भी आगे जानदार हैं वो बायोस्फीयर के अंदर ही पाए जाते हैं। चलिए आप इसको वन बाय वन करके थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। वो कहता है कि सबसे पहले हम देखते हैं लिथोस्फीयर को। वो कहते हैं कि द अर्थ क्रस्ट कंसिस्टिंग ऑफ द सोइल एंड रॉक्स इज द लिथोस्फीयर। द सोइल most important part of the lithosphere is made up of the inorganic, organic, and water. The main mineral constituents are compounds or a mixture derived from the elements of the SiCa, potassium, aluminium, iron, manganese, TiO, oxides, silicates, and carbonates. The organic constituents are mainly polysaccharides, organic compounds of the nitrogen, phosphorus, and sulfur, sugar, and humic material. The organic constituents, even through form only around 4 to 6% of the lithosphere. They are responsible for the fertility of the soil and hence its productivity. The clay minerals and humus supply essential trace metals to the plants due to their high cation exchange capacity. उसके बाद आपके पास हाइड्रोस्फीयर आ जाता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि तकरीबन ओशंस और सीज की शक्ल में जो वाटर पाया जाता है वो 96 से 97% वाटर जो है वो ओशंस और सीज की फॉर्म में पाया जाता है, जबकि 2 से 3% जो वाटर है वो तकरीबन ग्लेशियर्स और पोलर आइस कैप्स की शक्ल में पाया जाता है, जबकि 1% से कम जो वाटर है वो फ्रेश वाटर पाया जाता है, ठीक है। अब आप एक फिगर ये देख सकते हैं कि ठीक है एनवायरनमेंट के यहाँ पे क्या है। सबसे ऊपर जो है वो एटमॉस्फेयर है, इधर आपके पास एंथ्रोस्फेयर आ जाता है, फिर हाइड्रोस्फेयर आ जाता है, फिर जियोस्फेयर आ जाता है, फिर बायोस्फेयर आ जाता है। अब बात करते हैं बायोस्फीयर की। वो कहता है कि द बायोस्फीयर इज द रीजन encircling the earth's surface where life exists. The portion extended from 1000 meter below the sea level to 6000 मीटर अबोव द सी लेवल. लाइफ फॉर्म्स डू नॉट एग्जिस्ट आउटसाइड दिस जोन। वो कहते हैं कि ये जो बायोस्फीयर का जो रीजन है ये कहाँ पे पाया जाता है, कि ये सतह समंदर से 1000 मीटर बिलो द सी लेवल, के सी लेवल से 1000 मीटर नीचे, और जबकि 6000 मीटर ऊपर की जगह पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कहीं और पे लाइफ मुमकिन है, कहीं किसी और रीजन में लाइफ मुमकिन है, तो ये गलत बात है, नहीं है। अब आगे आ जाता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर मैंने आपको बताया है कि ये मुख्तलिफ किस्म की गैसेस का गिलाफ है, जिसमें हम कहते हैं कि नाइट्रोजन भी पाई जाती है, ऑक्सीजन भी पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी, और भी बहुत सारी गैसेस में शामिल होती हैं, ठीक है। तो अब वो कहता है कि टेबल 1.1 में आप देख सकते हैं कि कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर कंटेंट के जो आपके पास जो आपका एटमॉस्फेयर है इसकी जो कंटेंट की जो कंपोजिशन दी गई है, इसमें आपके पास मेजर कंपोनेंट पाए जाते हैं, माइनर कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है, ट्रेस कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ कि मेजर कंपोनेंट्स में कौन कौन से आ जाती हैं, और फिर इनका वॉल्यूम कितना है, और फिर पीपीएम इनकी कंसनट्रेशन पीपीएम में कितनी है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं ऐसा ऐसा इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ, आप इसको भी देख सकते हैं, माइनर कंपोनेंट्स को भी देख सकते हैं। उसके बाद आपके पास आते हैं ट्रेस कंपोनेंट, इनको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है कंपोजिशन, इंपॉर्टेंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब आपने क्या करना है कि एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर को, इसकी कंपोजिशन को और इसकी अहमियत क्या है उसको डिस्कस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपको पता है मैंने बताया कि एटमॉस्फेयर जो है ये मुख्तलिफ किस्म की गैसेस का क्या है, एक गिलाफ है, ठीक है, जिसमें आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, जिसमें नाइट्रोजन भी होती है, जिसमें वाटर वेपर्स भी होते हैं, जिसमें ऑक्सीजन भी होती है। और क्या होता है कि यहाँ पे हम रहते भी हैं, ठीक है। तो द एटमॉस्फेयर हैज़ अ ब्रॉडली स्पीकिंग 3 कैटेगरीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मेजर, माइनर एंड ट्रेस. For pollution-free dry air at ground level, the composition may be expressed as per with
एज परसेंट बाय वॉल्यूम एज गिवन इन टेबल 1.1। वो कह रहा है कि जो टेबल 1.1 आपको दिया गया है उसमें हमने बता रखे है कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो आपके पास जो मेजर कंपोनेंट हैं वो कितने कितने हैं और कौन कौन से हैं और वो कितनी कंसनट्रेशन में पाए जाते हैं। माइनर कंपोनेंट्स वो कितने कितने हैं, कौन कौन से हैं और कितनी कंसनट्रेशन में पाए जाते हैं। तो मैं आपको दिखा चुका हूँ पहले कि वो टेबल जो है वो आपने देख लिया होगा। उसके बाद वो क्या कह रहा है, वो कहते हैं कि द पैरामीटर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर्स वेरी कंसिडरेबली विद एल्टीट्यूड। द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर शोज अ शार्प डिक्रीज विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। के क्या होता है कि जैसे जैसे आप बुलंदी की तरफ जाते हो तो एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी है वो क्या होती है, वो शार्पली डिक्रीज होती है, वो कम होती है। प्रेशर ड्रॉप्स फ्रॉम वन एटमॉस्फेयर एट अ सी लेवल टू 10⁻⁻7 एटमॉस्फेयर एट 100 किलोमीटर अबोव द सी लेवल के जब आप सतह समंदर से 100 किलोमीटर के फासले पर ऊपर की जानब जाते हो तो उस वक्त जो आपका जो प्रेशर है वो इतना कम हो जाता है, कम होके वो कितना हद तक आ जाता है 3⁻⁻7 एटमॉस्फेयर। ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या होता है कि जो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर जो है ये बढ़ता भी है, कम भी होता है, फिर बढ़ता है, फिर कम होता है। ठीक है। अब जो चारों लेयर है ना, मैंने आपको बता रखा है कि जो एनवायरनमेंट की जो आपके पास सेगमेंट्स हैं, लाइक उसमें आपके पास लिथोस्फीयर आ जाता है, बायोस्फीयर आ जाता है, एटमॉस्फेयर आ जाता है या हाइड्रोस्फीयर आ जाता है। तो इसमें टेम्परेचर कन्वर्जन होती है कि टेम्परेचर जो है कभी टेम्परेचर कभी इंक्रीज़ होता है, कभी डिक्रीज़ होता है, फिर इंक्रीज़ होता है, फिर डिक्रीज़ होता है। ठीक है। तो इनको हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर टेम्परेचर क्यों बढ़ता है और जहाँ पर टेम्परेचर कम होता है तो वहाँ पर क्यों होता है। आगे वो कहता है कि द अर्थ एटमॉस्फेयर प्लेज अ वाइटर रोल इन सस्टेनिंग लाइफ ऑन दिस प्लेनेट बाय एक्टिंग एज अ प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट दैट सपोर्ट लाइफ on earth. It is a source of the oxygen, carbon dioxide and nitrogen. Oxygen is needed for respiration by animals, plants and some bacteria. Nitrogen is an inert gas that reduces the amount of the oxygen available for the oxidation of the natural materials, thus restricting spontaneous combustion, burning of the flammable materials and the corrosion of the metals. Nitrogen is also used by nitrogen fixing bacteria to produce the compounds that are useful for plant growth. उसके बाद वो कहते हैं कि द वर्ल्ड एटमॉस्फेयर इज़ ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 4 मेजर जोन्स। अब जो आपके पास जो आपका एटमॉस्फेयर है इसको भी वो क्या कहते हैं कि इसको हमने जो 4 बड़े मेजर जोन हैं उसके अंदर इसको डिवाइड किया गया, जिसमें अंदर आपके पास ट्रोपोस्फेयर आ जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर आ जाता है, मेसोस्फेयर आ जाता है और थर्मोस्फेयर आ जाता है। ठीक है। तो यही एटमॉस्फेयर के 4 रीजन हैं, इन्हीं के अंदर आपके पास क्या होती है, टेम्परेचर कन्वर्जन होती है। और वो हम देखेंगे वन बाय वन करके कि टेम्परेचर कन्वर्जन क्यों होती है, कभी टेम्परेचर बढ़ता है, कभी टेम्परेचर कम हो जाता है। तो सबसे पहला है ट्रोपोस्फेयर। वो कहता है कि ट्रोपोस्फेयर इज द रीजन। जी, तो सबसे पहले आपके पास आ जाता है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में क्या आता है, वो कहता है कि ट्रोपोस्फेयर इज़ द रीजन नियरेस्ट टू द ग्राउंड और अर्थ सरफेस। तो ट्रोपोस्फेयर जो है ये आपके पास वो रीजन है जो आपकी ज़मीन के बिल्कुल करीब होता है। इट कंटेन्स 70% ऑफ द एटमॉस्फेरिक मास, टेम्परेचर डिक्रीजेज विद हाइट। ये ट्रोपोस्फेयर में आपके पास क्या होता है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है। द एवरेज टेम्परेचर ड्रॉप्स फ्राम 15 डिग्री सेंटीग्रेड एट अ सी लेवल टू -56.5 डिग्री सेंटीग्रेड एट 11 किलोमीटर अबो द सी लेवल। ठीक है। बस आपके लिए इतना ही काफ़ी है, आपने इतने ही बताना है कि इसमें क्या होता है। उसके बाद ये टेबल 1.2 ये मैं आपको बाद में डिस्कस करके बताऊंगा कि इसमें क्या से क्या होता है। ठीक है। फिर आपके पास टेम्परेचर कन्वर्जन का ये जो फिगर है ये भी मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें क्या होता है। ठीक है। दूसरे नंबर पे आपके पास आता है स्ट्रेटोस्फेयर। वो कहते हैं कि द रीजन अबोव द ट्रोपोपॉज इज कॉल्ड द स्ट्रेटोस्फेयर। इट इज़ द क्विसेंट लेयर हैविंग अ पॉजिटिव लैप्स रेट। अब पॉजिटिव लैप्स रेट का मतलब यह है इसमें टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है, और जबकि नेगेटिव लैप्स रेट वो होता है कि जिसमें टेम्परेचर कम हो जाता है। द टेम्परेचर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द एल्टीट्यूड अंटिल द 5 किलोमीटर विद द मैक्सिमम ऑफ -2 डिग्री सेंटीग्रेड एट द अपर लिमिट ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर। द टेम्परेचर इंक्रीजेज इन दिस region due to ozone which absorb the solar UV radiations. Ozone is present in the stratosphere that forms a protective shield against the hostile outer space environment. नेक्स्ट आपके पास आ जाता है मीजोस्फीयर। वो कहते हैं कि मीजोस्फीयर इज द रीजन अबोव द स्ट्रेटोस्फीयर वेयर टेम्परेचर डिक्रीजेज विद हाइट।
ठीक है। इसमें आपके पास टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो। इट एग्जिबिट अ नेगेटिव लेफ्ट रेट। This decrease in the temperature is due to low level of the ozone and other UV absorbing species in this region. The average temperature decreases to 0 to is decreases to 92 degrees centigrade at an altitude around 85 to 90 kilometer. Mesopass is the top of the mesosphere, which is the coldest temperature in the atmosphere, about minus 100 degrees centigrade, and is a transition layer between the mesosphere and the thermosphere. नेक्स्ट आपके पास आ जाता है थर्मोस्फेयर। अब थर्मोस्फेयर के अंदर क्या होता है कि थर्मोस्फेयर इज द रीजन अबव द मेसोस्फेयर। द टेम्परेचर इन द थर्मोस्फेयर इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग द हाइट। मैक्सिमम अटेनेबल टेम्परेचर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, बट देयर आर नॉट मेनली मॉलिक्यूल्स in this layer. Atmosphere gases oxygen and nitric oxide in this region absorb the solar radiation and the go ionization. The region from 50 to 100 km is called the ionosphere due to presence of the positive ions like the oxygen ions, ozone radicals, न्यूट्रोनियम आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। आप पीछे आ जाए, मैं आपको समझाता हूँ कि ये देखें, ये आपके पास एक फिगर है, ये है टेम्परेचर का ग्राफ। सबसे पहले आपके पास क्या है, ट्रोपोस्फियर है। अब क्या होता है कि ज़ीरो से लेकर जब आप मनफी ट्रोपोस्फियर में जो आपके पास जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ होता है ज़ीरो से लेकर -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है। अब जहाँ पे ये जो लाइन 20 पे जाके ख़त्म हो रही है, इसे हम कहते हैं ट्रोपोपॉज। उसके बाद फिर स्ट्रेटोस्फियर शुरू हो रहा है। ठीक है। तो स्ट्रेटोस्फियर में जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ तक कि ये -52 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर तकरीबन ज़ीरो तक वापस आ रहा है। ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर के जो ऊपर लाइन है, डॉटेड लाइन, ये आपके पास क्या है, स्ट्रेटोपॉज है। इसके ऊपर जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो जो टेम्परेचर है वो कम हो रहा है, और ये तकरीबन इतना कम हो रहा है कि ये ज़ीरो से लेकर -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा रहा है। ठीक है। और सेम इसी के ऊपर आपके पास क्या है, मेसोपास है। फिर मेसोपास के बिल्कुल ऊपर थर्मोस्फेयर है। थर्मोस्फेयर में जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो टेम्परेचर बिल्कुल बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है। ये तकरीबन -100 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर पॉजिटिव -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक इतना बढ़ जाता है। ठीक है। तो ये किस वजह से हो रहा है, ये असल में अब ट्रोपोस्फेयर में वो कहता है कि जो टेम्परेचर में डिक्रीज़ आता है ये इस वजह से आता है कि इसमें जितने भी आपके पास क्या होते हैं कि जो आपके जो क्या नाम है एटमॉस्फेयर वो इसमें पाया जाता है, उसमें मतलब किस्म की गैसेस पाई जाती हैं। वो क्या करते हैं कि जो वो सोलर रेडिएशन को ऑब्जॉर्व करती हैं और यहाँ तक नहीं पहुँचने देती। इस वजह से यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। उसके बाद आपके पास स्ट्रेटोस्फेयर जिसके अंदर आपकी ओजोन प्रोडक्ट होती है, और ओजोन क्या करती है, वो उसके रेडिकल्स बनते हैं। उन रेडिकल्स की वजह से पॉजिटिव आयंस बनते हैं। पॉजिटिव आयंस क्या करते हैं कि वहाँ टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। उसके बाद मेसोस्फीयर में फिर टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है। फिर आपके पास थर्मोस्फीयर जहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के आयंस पाए जाते हैं, और वो आयंस होते हैं वो ज़्यादा कंसनट्रेशन के अंदर पाए जाते हैं। इस वजह से वहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। आप ज़रा टेबल पे आ जाएँ। टेबल 1.2 में वो क्या कहता है कि जो आपका ट्रोपोस्फियर है इसकी हाइट अबोव द अर्थ सरफेस कितनी है, 0 से 11 किलोमीटर तक, और जो टेम्परेचर रेंज है वो 15 टू -56 डिग्री सेंटीग्रेड। जबकि मेजर केमिकल जिसके अंदर पाए जाते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स। उसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फियर। इसकी जो हाइट है वो 11 से 50 किलोमीटर तक है, और इसमें जो टेम्परेचर रेंज जो है इसकी वो है -56 टू -2 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसमें O3 पाया जाता है। मेसोस्फीयर जो है इसकी जो है वो 50 से 85 तक है। इसमें जो टेम्परेचर रेंज वो कहता है कि -2 से -92 तक जाती है। और क्या है, इसमें जो मेजर केमिकल पाए जाते हैं वो O2 पॉजिटिव और NO2 पॉजिटिव है। फिर आपके पास थर्मोस्फेयर आ जाता है। थर्मोस्फेयर में 85 से 500 तक है, और -92 टू 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर रेंज इसमें जाती है। ठीक है। और जो मेजर केमिकल्स में पाई जाती है वो उसमें O2 पॉजिटिव, O पॉजिटिव और NO पॉजिटिव पाया जाता है। उसके बाद आपके पास क्या आ जाता है कि या कहता है कि अर्थ रेडिएशन बैलेंस। ये अर्थ रेडिएशन बैलेंस क्या होता है, असल में आपके पास ये होता है कि जो सूरज से आने वाली जितनी भी आपके पास क्या होती हैं कि जो रेडिएशन होती हैं वो ज़मीन से टकरा कर जब वापस जाती हैं तो हमारा एटमॉस्फेयर क्या करता है, कुछ उसमें से ऐसी होती हैं कि जो क्या होते हैं कि कुछ रेडिएशंस को वो क्या करते हैं, रोक लेती हैं, और कुछ रेडिएशन को वो जाने देते हैं, जिसकी वजह से हमारे ज़मीन का जो टेम्परेचर वो बरकरार रहता है। ठीक है। जैसे आप कह लो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया या ग्लोबल वार्मिंग, ये क्यों आता है। ठीक है। इसी को हमने क्या करना है, इसके अंदर डिस्कस करना है। ठीक है। असल में ये अर्थ रेडिएशन बैलेंस में हम क्या करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट को ही
हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब आपको पता होगा कि अगर आप समझना चाहते हैं कि अर्थ रेडिएशन बैलेंस क्या है, तो आप ऐसा करें कि ग्लोबल वार्मिंग और जो है उसके बाद ग्रीन हाउस इफेक्ट ये क्या होता है, इनको आप देख लें। इसमें असल में होता ये है कि जब सूरज से आने वाली क्या होती है कि रेडिएशन जो है वो जब ज़मीन से टकरा कर वापस जाती हैं, तो हमारी एटमॉस्फेयर में मौजूद गैसें क्या करती हैं, उनको रोक लेती हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। अगर ज़्यादा रेडिएशन को रोकेंगी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, अगर वो कम रेडिएशन को रोकेंगी तो टेम्परेचर कम होगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से आपके पास ग्लोबल वार्मिंग होती है और फिर उसके बाद आपके पास ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा हो जाता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैंने कोशिश की है कि मैंने जस्ट आपको कॉन्सेप्ट बताया है। तो ये जो फर्स्ट चैप्टर है, ये जो इंट्रोडक्शन ऑफ द एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ये कंप्लीट हो चुका है। तो इसी के साथ मेरी वीडियो का एंड होता है। तो बहुत शुक्रिया, बहुत मदद अगर आपने मेरी वीडियो देखी और इसको समझा। अगर आपको कुछ भी फ़ायदा हुआ तो आप जो है वो मेरे हक़ में दुआ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।